Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor of Commerce, श्री साईं बाबा दास महाविद्यालय अंबिकापुर। स्टूडेंट्स, बीबीए पार्ट थर्ड में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये 5वें सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। उस सेकंड पेपर के पहले यूनिट में जो कंटेंट्स हैं उसमें वेरिएबल है और फंक्शंस को पढ़ना है। तो ये जो वेरिएबल और फंक्शंस हम पढ़ेंगे, हम अपने वीडियो में इसको देखेंगे। आज ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग वेरिएबल्स और फंक्शंस के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं या फिर जो डेफिनेशन है उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी को समझते हैं कि एक्चुअल में क्वांटिटी होता क्या है। देखेंगे एनी एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट और सिंबल्स दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज क्वांटिटी। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट या फिर सिंबल जिसको हम लोग माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उसे ही हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा है वेरिएबल्स। इट इज अ सिंबल x which can assume any value of a given set of values during a mathematical operations। मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान जो गिवन होते हैं सेट ऑफ वैल्यूज के, जो वैल्यूज के सेट दिए हुए होते हैं उनमें से उनके किसी भी वैल्यू का अगर हम लोग एज्यूम करें किसी सिंबल के थ्रू तो वही हमारे लिए वेरिएबल कहलाता है। आगे देखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल इंस्टेड ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो रिप्रेजेंट होता है एक सिंबल के रूप में होता है, न कि कोई स्पेसिफिक नंबर पे होता है। विशेष हमको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको किसी सिंबल x हो सकता है पे हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ही वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे प्रॉफिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर z से, रेवेन्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर r से, डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से। इसी तरीके से वेट है, हाइट है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी को किसी न किसी रूप में हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंबल के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यही हमारे लिए वेरिएबल्स है। इसे ही हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। ये जो वेरिएबल्स है ये इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स और जो दूसरा है यह होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं इसको हम लोग पहले समझेंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे आप, जो इसके दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट के नाम से जाना जाता है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहा जाता है। अ वेरिएबल whose values can be counted corresponding natural numbers like 1, 2, 3, 4, 5, it is called discrete variable। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ऐसा कोई वेरिएबल जिसको हम लोग नेचुरल नंबर से काउंट कर पाते हैं या जिसको प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रेजेंट कर पाते हैं उसे ही हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ये जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है इसे ही हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे इसके लिए। जैसे देखिए कि एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। किसी भी कॉलेज के अगर वहां जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या हम लोग प्राकृतिक नंबर्स पे काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार इन अ शोरूम, किसी शोरूम में जो वहां कार्स होते हैं उनकी संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर पे काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी कॉलेज के लाइब्रेरी में जो बुक्स रखे गए हैं उनको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई वैल्यूज जिसको हम लोग नेचुरल नंबर पे काउंट करते हैं और नेचुरल नंबर के रूप में उसको दिखाते हैं या नेचुरल नंबर के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं वही हमारे लिए डिस्क्रीट वेरिएबल है। दूसरा इसका जो पार्ट है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट, a variable which can assume any value within an interval is known as continuous variable। मतलब ऐसा वेरिएबल या ऐसा चर जिसकी वैल्यू को हम लोग एक अंतराल के रूप में जब लेते हैं तो उसे ही कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हाइट हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया, एरिया, टाइम,
टेम्परेचर, इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल इसके हो सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 1.1002, 0.000, 0.002, 0.1020। तो ये जो कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल के एग्जांपल कहे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट फिगर होते हैं, उन्हीं को डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है, और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको और याद रखना है, एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है इसमें इन्फिनिट को नहीं लिया जाता है। इन्फिनिट को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम लोग संख्या में नेचुरल नंबर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, वही डिस्क्रीट वेरिएबल है। आगे इसमें देखेंगे कांस्टेंट, द क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट अ सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हम लोग करते हैं, कुछ गणितीय प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते समय एक ऐसा नंबर जो होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, जो उस ऑपरेशन के दौरान जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग कांस्टेंट या स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल पे हम लोग समझेंगे, जैसे a जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं b पाई e से 3 5 9/6 0.19 एक्सेट्रा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू जो अपने ऑपरेशंस के दौरान जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है वही कांस्टेंट कहलाता है। ये जो कांस्टेंट है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑब्सोलेट कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जो ऑब्सोलेट कांस्टेंट है उसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई है, e है 1 3 7.5, मतलब ऐसे कांस्टेंट जो किसी भी स्थिति में जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ये कुछ कंडीशंस पे, जैसे जो जिस प्रॉब्लम पे हम लोग इसको यूज करते हैं उस प्रॉब्लम में तो इसके जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन यही जो नंबर्स हैं अगर हम लोग किसी दूसरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे तो वहां पे इसका जो मान है वो चेंज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्सोलेट कांस्टेंट और आर्बिट्री जो कांस्टेंट है ये इसके दो प्रकार होते हैं कांस्टेंट के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस। तो जो फंक्शंस है डियर स्टूडेंट, ए रिलेशन, ये देखिए डेफिनेशन जो मैं लिखा हूं इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी से फंक्शन समझ में आ जाएगा। लिखा है देखिए ए रिलेशन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। तो ध्यान दीजिए कि जो सेट ए है और जो सेट बी है इनके बीच जो रिलेशन है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जो सेट ए है और जो सेट बी है उसके बीच जो भी रिलेशन है वो जो रिलेशन होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। आगे देखते हैं, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो देखिए यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है, ए सेट के जो प्रत्येक एलिमेंट है हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब जो सेट ए है उसके प्रत्येक एलिमेंट के जो इमेज है केवल एक और एक ही इमेज बनेगा, कहां बनेगा, बी सेट में। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये इसे ही हम लोग फंक्शंस कहते हैं। एक और तरीके से समझते हैं, लिखा है इफ फंक्शन इज अ फंक्शन, इफ एफ इज अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और इसको हम लोग बोलते हैं ए एंड बी एलिमेंट ऑफ एफ, देन एफ ए फंक्शंस ए इज इक्वल टू बी। मतलब अगर ए और बी के बीच कोई रिलेशन है या फिर ए और बी के बीच कोई फंक्शंस हो रहा है तो उसे हम लोग ए फंक्शंस ए इज इक्वल टू बी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ।
द फंक्शंस f from a to b is denoted by f such that a into b। ये जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये है सेट ए और ये है सेट बी। फिर देखिए क्या लिखता है, इनके बीच एक रिलेशन, यहां मैंने आपको बताया था कि अ रिलेशन, इनके बीच एक रिलेशन है। अगर देखिए जो ए सेट है इसका अगर कोई इमेज यहां बनता है ए और केवल एक ही इमेज अगर बनता है सेट बी में, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उसका इमेज जो सेट बी में अगर बनता है, इनके भी जो रिलेशन है अगर इसमें एक ही इमेज बनेगा तो उसे ही हम लोग फंक्शंस कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझते हैं कि जैसे जो ए है और ये जो बी है, जो एलिमेंट्स हैं, इस बी को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बी इज कॉल्ड द इमेज, मतलब ये जो बी है ये इमेज है किसका, ए का। और जो ए है वो क्या है, प्री इमेज है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, मतलब इस फंक्शंस के अंडर ए जो लिखा है ये प्री इमेज है और ये जो बी लिखा है ये इमेज लिखा है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट, उससे ऐसा मेरे को लगता है कि आपको फंक्शंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो एग्जांपल है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये हम लोग मान लेते हैं कि एक जूसर मशीन है जिसे हम लोग एफ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो जूसर मशीन है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि ये जो जूसर मशीन है इसमें हम लोग x इनपुट करते हैं। जैसे मान लीजिए मौसमी का जूस निकालना है तो मौसमी इनपुट करेंगे, तो इधर से हम लोग इनपुट करेंगे, क्या इनपुट कर रहे हैं हम लोग, x के रूप में मौसमी को। जैसे यहाँ पे x के रूप में मौसमी जाएगा, यहाँ पे फंक्शन करेगा और फंक्शन करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा, जो आउटपुट होगा, आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। वो जो जूस मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, y कहेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो x है ये इंडिपेंडेंट, x जो है इंडिपेंडेंट होगा और ये जो फंक्शंस है ये अपना कार्य करेगा, इसको फंक्शंस बोला जा रहा है। और जो y है ये होता है डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट मैं क्यों बोल रहा हूं इसको आप समझिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे मौसमी का जूस इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो हमको जो यहाँ जूस प्राप्त होगा वो क्या होगा, मौसमी का जूस मिलेगा। मतलब ये जो y है ये किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो y है ये डिपेंडेंट होता है किस पे, x पे, और जो x है ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो भी चीज यहाँ हम लोग इनपुट करेंगे, जो भी चीज यहाँ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और फंक्शंस के बाद, प्रॉपर फंक्शंस के बाद जो आउटपुट हमको प्राप्त होगा वो कहलाएगा हमारे लिए y, और वो जो y होगा वो डिपेंडेंट होगा। और वो डिपेंडेंट किस पे होगा, जो यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा होगा उस पे डिपेंडेंट होगा। जैसे हम लोग जो फंक्शंस है उसको इस तरीके से लिखते हैं, f x इज इक्वल टू y, ऐसा लिखते हैं। मतलब ये जो फंक्शंस है, जो x है, x के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट प्राप्त होगा वो y होगा। इसी में अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में और देखें कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 3 या 4 इस तरीके से हम लोग यहाँ से इनपुट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ जो आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलेगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 1 इनपुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ जैसे मान लेते हैं जो फंक्शंस है वो उसका काम क्या है, वो फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा 1 का स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ जो रिजल्ट है या जो आउटपुट है वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा है, जैसे हम लोग 2 अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो 2 है इसका स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। मतलब यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 इनपुट करते हैं तो जो हमको आउटपुट के रूप में मिलेगा वो मिलेगा
9 मिलेगा। अगर हम लोग 4 को इनपुट करते हैं तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 16 आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, यही फंक्शन है। यहाँ पे अगर यही चीज हमको मिल रहा है, आउटपुट के रूप में मिल रहा है, तो इसे ही हम लोग फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो फंक्शंस है एक रिलेशन है, दो सेट के बीच ए और बी के बीच एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम लोग फंक्शंस के नाम से जानते हैं। और यह जो फंक्शंस है इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है उसका एक और केवल एकमात्र जो इमेज है वो बनेगा अगर बी सेट में, तो उसे हम लोग फंक्शंस के नाम से जानते हैं। इसको जो फंक्शंस है, जो ए होगा, जैसे पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, जो बी होगा उसको इमेज बोलेंगे, जो ए होगा उसको प्री इमेज बोलेंगे, और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, और फिर कुछ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।